पास्ट 5 इयर्स में 41 पेपर्स लीक हुए अक्रॉस 15 स्टेट्स, जिसने 140 लाख जॉब सीकर्स को इम्पैक्ट किया। जब ये टोल अनबियरेबल होता है तो स्टूडेंट सुसाइड्स के भी न्यूज सुनने को मिलते हैं, which is a huge loss of our country. And देखिए, somewhere between political motives or malicious intentions of a few, bona fide candidates get caught in the crossfire. इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कितना प्रेशर होता है यह हम सब जानते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपना सब कुछ लगा देते हैं सिर्फ एक अच्छी रैंक के लिए, लेकिन जब पेपर लीक या चीटिंग जैसे इंसिडेंट्स होते हैं तो ये सारे सपने टूट जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 को इंट्रोड्यूस किया। एंड ये एक्ट बनाया गया है ताकि एग्जाम्स में फेयर प्रैक्टिसेस और चीटिंग को काफी हद तक रोका जा सके। आज हम इसी एक्ट को एक क्रिटिकल लेंस से देखेंगे और जानेंगे कि ये कितना इफेक्टिव है, आखिर ये कैसे पेपर लीक्स, माल प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करता है, जो हमारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट को इफेक्ट करते हैं। ये एक्ट रिसेंटली 21 जून से इफेक्ट में आया है और इसका मेन एम है पब्लिक एग्जामिनेशंस में अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करना और पनिश करना। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, नीट या किसी और पब्लिक एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट के वाइड स्कोप के बारे में। दरअसल ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंडक्ट होने वाले पब्लिक एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। ये एक्ट इतना वाइड है कि अगर जरूरी पड़े तो और भी एजेंसीज को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है थ्रू नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कल को कोई और टेस्टिंग एजेंसी भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है तो उसको भी इस एक्ट के अंडर लाया जा सकता है। यह एक्ट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं। यह एक्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है विथ अ टोटल ऑफ 19 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स। तो चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है, जिसमें सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट से डील करता है कि यह एक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 कहलाएगा। एंड ये तब से इन्फोर्स होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी। सेक्शन 2 डेफिनेशन से डील करता है। इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन की गई है, जैसे कि कैंडिडेट, ये वो व्यक्ति होता है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने एग्जाम देने की परमिशन दी है, और अगर कोई स्क्राइब ऑथराइज्ड है उसके बिहाफ पे तो उसे भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा टर्म कम्युनिकेशन डिवाइस, इसमें यह बताया गया है कि इसका मतलब वही होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइंड। फिर एक टर्म आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसका मतलब कि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कहलाएगी। और भी ऐसे टर्म्स है लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफाइन किए गए। फिर आता है चैप्टर सेकंड जो अनफेयर मीन्स एंड ऑफेंसेस से डील करता है। ये चैप्टर बताता है कि अनफेयर मीन्स क्या क्या हो सकते हैं और किन एक्टिविटीज को ऑफेंसेस माना जाएगा। जैसा सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स में क्या क्या इंक्लूड होगा वो बताता है, लाइक क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, किसी ऑथोराइज्ड पर्सन से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेना या देना, आंसर शीट्स को टेम्पर करना, कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम को टेम्पर करना, एग्जामिनेशन प्रोसेसेस को डिसरप्ट करना, एंड ऐसे कई सारे अनफेयर मीन्स इसमें बताए गए हैं। तो बेसिकली ये एक्ट हर छोटी बड़ी डिटेल्स को ध्यान में रखता है, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का मैनिपुलेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये इंश्योर करता है कि कोई भी लूप होल ना रहे जिससे चीटिंग हो सके। फिर आता है सेक्शन 4 जो कॉन्स्पिरेसी फॉर अनफेयर मीन्स से डील करता है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप या इंस्टीट्यूशन कॉन्स्पिरेसी करके अनफेयर मीन्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकता है। फिर सेक्शन 5 डिसरप्शन टू कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन से डील करता है, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा उसे एग्जाम सेंटर के प्रीमिसेस में बिना परमिशन एंटर नहीं कर सकते। यहाँ एक ऑथोराइज्ड पर्सन है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर आता है सेक्शन 6 जो ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स पर्सन से डील करता है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई अनफेयर मीन्स यूज करता है तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो रहते हैं वहां के, उनको पुलिस अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। एंड अगर सर्विस प्रोवाइड खुद यहाँ इन्वॉल्व होता है तो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को यहाँ रिपोर्ट करना होगा। फिर आता है सेक्शन 7 जिसमें बताया गया है दैट नो प्रेमिसेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ ऑथोराइज्ड एग्जाम सेंटर ही यूज होगा। वैसे एक्सेप्शंस फोर्स मेजर कंडीशंस में यहाँ अलाउड है। फिर आता है सेक्शन 8 जो ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर पर्सन से डील करता है। देखिए, अगर सर्विस प्रोवाइडर या उसका एसोसिएटेड पर्सन अगर किसी को अनफेयर मीन्स में असिस्ट करता है तो वो ऑफेंस है इस सेक्शन के तहत। एंड इसमें क्लियर किया गया है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर ऑफेंस रिपोर्ट नहीं करता तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। फिर आता है चैप्टर 3 इस एक्ट का जो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस के बारे में बताता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि किस ऑफेंसेस के लिए कितनी पनिशमेंट्स होगी। एंड देखिए, यहाँ काफी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। सबसे पहले सेक्शन 9 की बात करते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से डील करता है, जिसमें बताया गया है कि दैट सभी ऑफेंसेस इस एक्ट के तहत
कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। फिर सेक्शन 10 पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट से डील करता है, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अनफेयर मींस यूज करता है उसे 3 से 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख तक का फाइन होगा। यहाँ सर्विस प्रोवाइडर को 1 करोड़ रुपीस तक का फाइन और 4 साल के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से बार किया जाएगा। मैंने पनिशमेंट को एक टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है, मैं आपको आगे शेयर करूंगा। अभी आप बस समझो कि कितनी किसकी पनिशमेंट है, बाद में आपको थोड़ा सा सिंपल वे में उस टेबुलर फॉर्म से आप समझ जाओगे। ओके, तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर के सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ प्रूफ होता है तो उन्हें भी 3 से 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ रुपीस तक का फाइन होगा। फिर आता है सेक्शन 11 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों को 5 से 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन होगा। इसमें इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है और बताया गया है कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच और फोरफिट कर दी जाएगी। तो ये रहा वो पनिशमेंट टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था। इस टेबल से क्लियर है कि एक्ट काफी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंडर्स, जिससे डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट होता है कि लोग चीटिंग करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। देखिए फिर आता है चैप्टर 4 जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। देखिए दरअसल ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी केस को सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रेफर कर सके फॉर एक्सपीडिशियस एंड कॉशियस डिस्पोजल ऑफ मैटर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई केस बहुत ही सीरियस नेचर का है तो उसे सीबीआई जैसा एजेंसी को भी रेफर किया जा सकता है ताकि थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन के रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं। सेक्शन 12 ऑफिसर एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन को किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी रेफर कर सकती है। फिर आता है चैप्टर 5 जो मिसलेनियस है एंड यहाँ कुछ एडिशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 13 जो बात करता है मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी के मेंबर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। फिर सेक्शन 14 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय एनी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट अगर गुड फेथ में एक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई सूट और प्रोसिक्यूशन यहाँ नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज के ऑफिशियल्स को पब्लिक सर्वेंट्स डेजिग्नेट किया गया है। इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। एंड अगर कोई डिफॉल्टिंग पब्लिक सर्वेंट यहाँ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो यह एक्ट इंश्योर करता है कि ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टली परफॉर्म करें। फिर आता है सेक्शन 15 जो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू बी इन एडिशन टू अदर लॉज से डील करता है, जिसमें कहा गया है कि यह एक्ट दूसरे लॉज के एडिशनल है और अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो इस एक्ट का इफेक्ट होगा। सेक्शन 16 जो पावर टू मेक रूल्स से डील करता है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाने के लिए एम्पावर्ड है। सेक्शन 17 लेइंग ऑफ रूल्स से डील करता है। दरअसल ये सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझ लो कि ऊपर ऊपर की क्या कहता है। सेक्शन 18 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज से रिलेटेड है। फिर आता है चैप्टर 6 जो अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 से डील करता है। इसमें इस एक्ट का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 19, जिसमें बताया गया है कि शेड्यूल में एक नया सीरियल नंबर ऐड किया गया है जो इस एक्ट के ऑफेंसेस को इंक्लूड करता है। तो बेसिकली इस एक्ट में एक शेड्यूल भी है, अथॉरिटीज लिस्ट की गई है जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू इस एक्ट के सेक्शंस पर। अब हम इसके इश्यूज और सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। पहला है कैंसल्ड एग्जामिनेशंस। देखिए जब पेपर लीक होता है और एग्जाम्स कैंसिल्स होते हैं तो स्टूडेंट्स पर काफी इंपैक्ट होता है। इस एक्ट में एग्जाम के रीशेड्यूल करने के लिए डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। हम सजेस्ट करते हैं कि एग्जाम को 4-5 महीने के अंदर रिकंडक्ट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को लॉस ना हो एंड इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बना रहेगा और उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा है अनअवेयर इन्विजिलेटर्स एंड ऑफिशियल्स। देखिए आपको पता होगा काफी बार इन्विजिलेटर्स और ऑफिशियल्स को प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता होते हैं। इसका सॉल्यूशन है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, जहां इन्विजिलेटर्स को ट्रेन किया जाए और उन्हें फेयर प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट किया जाए। यहाँ डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुकलेट्स और मॉड्यूल्स भी हेल्प करेगा इन इंश्योरिंग प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स। फिर आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एआई। देखिए अथॉरिटीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई का यूज भी करना चाहिए फॉर सर्वेलेंस एंड इवैल्यूएशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स क्वेश्चन पेपर सेटिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती है। AI can catch discrepancies in the evaluation process which might be missed by humans. तो सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन बैंक भी एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है टू मैनेज एंड अपडेट क्वेश्चंस एफिशिएंटली। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन बाय डीएसपी लेवल ऑफिसर। देखिए इस एक्ट के अंडर हमने देखा इन्वेस्टिगेशन डीएसपी लेवल ऑफिसर को रेफर की जाती है।
हम यहाँ सजेस्ट करते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बनानी चाहिए जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि ये अथॉरिटी स्पेशली इस तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए ट्रेंड होगी, इंश्योरिंग बेटर आउटकम्स। देखिए, एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिट नहीं होता है, ये ओवरऑल सोसाइटी पर भी इफेक्ट डालता है। पेपर लीक्स की वजह से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तो टूटता ही है, यहाँ क्वालिफिकेशंस की वैल्यू भी उनकी कम हो जाती है और एथिकल डिक्लाइन को फॉस्टर करता है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पास्ट 5 इयर्स में 41 पेपर्स लीक हुए अक्रॉस 15 स्टेट्स, जिसने 140 लाख जॉब सीकर्स को इंपैक्ट किया। यहाँ ये स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। एंड देखिए, समवेयर बिटवीन पॉलिटिकल मोटिव्स और मैलिशियस इंटेंशंस ऑफ अ फ्यू बोनाफाइड कैंडिडेट्स गेट कॉट इन द क्रॉसफायर। इनकी ऑडियंस जर्नी क्विकली कोलैप्स हो जाती है जब पेपर लीक या एग्जाम कैंसिलेशंस होती है। तो यहाँ सिर्फ एकेडमिक लॉस नहीं होता है, बल्कि मेंटल, फाइनेंशियल और फिजिकल टोल भी होता है कैंडिडेट्स और उनके फैमिलीज पर। एंड जब ये टोल अनबियरेबल होता है तो स्टूडेंट्स सुसाइड्स के भी न्यूज सुनने को मिलते हैं, which is a huge loss of our country. So in conclusion, Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 का मेन ऑब्जेक्टिव है बोनाफाइड कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करना और ऑफेंडर्स को पनिश करना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस एक्ट का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। हम सबको मिलकर इंश्योर करना होगा कि ये एक्ट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे और स्टूडेंट के सपने को पूरा करने में मदद करे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। Thank you for watching.